सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है। संस्कार चिल्ड्रन एकेडमी बाड़मेर के यूट्यूब चैनल में। विद्यार्थियों, इस वीडियो के अंतर्गत हम पढ़ेंगे अंतःस्रावी तंत्र, जो कि हमारे दूसरे अध्याय का अंतिम टॉपिक रहता है। विद्यार्थियों, अगर हम बात करते हैं अंतःस्रावी तंत्र की, तो इससे पहले थोड़ा सा हम तंत्रिका तंत्र को रिवाइज कर देते हैं। तंत्रिका तंत्र कि तंत्रिका तंत्र क्या होता है। अगर विद्यार्थियों हम तंत्रिका तंत्र की बात करें तो हमारे शरीर में कोशिकीय नियंत्रण कौन रखता है? तो तंत्रिका तंत्र रखता है। प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि दीर्घ अवधि के लिए रखता है कि कम अवधि के लिए, तो हम कहेंगे लघु यानी कि कम समय के लिए, लघु समय या लघु अवधि। तो हमारे शरीर में कोशिकीय नियंत्रण कम समय के लिए, लघु अवधि के लिए कौन करता है? तंत्रिका तंत्र करता है। अब हमें अंतःस्रावी तंत्र पढ़ना क्यों जरूरी है? अंतःस्रावी तंत्र, अगर हम बात करें अंतःस्रावी तंत्र की, तो हमारे शरीर में कोशिकीय नियंत्रण लघु अवधि तक तो कौन करता है? तंत्रिका तंत्र करता है। इसलिए हमारे शरीर के अंदर जो कोशिकीय क्रियाविधि होती हैं, वो विद्यार्थियों क्या होती हैं? वो ठप हो जाती हैं, रुक जाती हैं। उस कंडीशन के अंदर हमारे शरीर के अंदर एक और सिस्टम वर्क करता है, जिसे हम कहते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। ये एंडोक्राइन सिस्टम हमारे शरीर में कोशिकीय नियंत्रण करता है, वो भी कितने समय के लिए? एक लंबी अवधि तक, दीर्घ अवधि तक, लंबे समय तक। तो ये दो विशेष अंतर आपको याद रखने हैं कि तंत्रिका तंत्र एक छोटी समय काल के लिए कार्य करता है, एक लघु अवधि के लिए कार्य करता है, लेकिन अंतःस्रावी तंत्र एक दीर्घ अवधि तक कार्य करता है। और कार्य दोनों का क्या है? हमारे शरीर के अंदर कोशिकीय नियंत्रण रखने का कार्य तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्व सिस्टम, और अंतःस्रावी तंत्र यानी कि एंडोक्राइन सिस्टम का रहता है। विद्यार्थियों, अब हम सीधे चलते हैं अंतःस्रावी तंत्र के बारे में बात करने के लिए कि अंतःस्रावी तंत्र क्या होता है। ये मैंने लिखा यहाँ पे अंतःस्रावी तंत्र, इसको हम क्या कहते हैं? एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां, अंतःस्रावी तंत्र में हम किसका अध्ययन करते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथियों का अध्ययन करते हैं। और इन ग्रंथियों के द्वारा विद्यार्थियों क्या सर्कुलेट होते हैं, क्या स्रावित होते हैं? हार्मोन सर्कुलेट होते हैं या हार्मोन स्रावित होते हैं। अगर हम बात करें इन अंतःस्रावी ग्रंथियों की विद्यार्थियों, तो ये ग्रंथियां नलिका विहीन होती हैं। नलिका विहीन से ये तात्पर्य है कि जो इसके स्राव होते हैं हार्मोन, वो नलिकाओं में नहीं बहेंगे, बल्कि यह जो हार्मोन है ये अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा किसके अंदर भेजे जाते हैं? तो आप कहोगे कि सर रक्त के अंदर भेजे जाते हैं, अगर आपको पहले से इसकी जानकारी है तो कुछ प्रश्न यहाँ से क्लियर हो जाते हैं। हमारे शरीर के अंदर दीर्घ अवधि तक कोशिकीय नियंत्रण रखने का कार्य कौन सा सिस्टम करता है? अंतःस्रावी तंत्र करता है। ये पहला प्रश्न हो जाता है। दूसरा प्रश्न, अंतःस्रावी तंत्र के अंदर जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं वो किस प्रकार की होती हैं? तो आप कहोगे कि ये नलिका विहीन होती हैं। तीसरा प्रश्न पूछा जाता है कि अंतःस्रावी ग्रंथियां अपने स्राव किसके अंदर भेजती हैं? तो रक्त के अंदर भेजती हैं। तो हार्मोन का स्राव रक्त में होता है, और रक्त इन हार्मोन्स का विद्यार्थियों क्या करता है? परिवहन करता है। रक्त द्वारा हार्मोन का विद्यार्थियों क्या होता है? परिवहन होता है। तो इस प्रकार के लॉजिकल प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, जिसे आप जरूर से याद रख लें। इसे मैं एक बार हटा रहा हूं। अब हम विद्यार्थियों डिस्कस करेंगे अंतःस्रावी ग्रंथियों की। अंतःस्रावी ग्रंथियों की
एक बार हम थोड़ा सा रफ मैप के माध्यम से समझते हैं कि कौन कौन सी ग्लैंड्स कहाँ कहाँ पे होती हैं। एक बार विद्यार्थियों मैंने यहाँ पे एक रफ चित्र बना दिया है। इस रफ चित्र से हम क्या समझेंगे, अंतःस्रावी ग्रंथियों को समझेंगे कि हमारे शरीर के अंदर कौन कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथियां कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं मस्तिष्क की, तो यहाँ पर मैं ये वाला पोर्शन थोड़ा सा हटा रहा हूँ, इसको मैं इस प्रकार से प्रदर्शित कर देता हूँ। ये विद्यार्थियों जो हैं, ये इस प्रकार से मनुष्य का ब्रेन रहता है। ये मनुष्य का ह्यूमन का ब्रेन है। इस ब्रेन के अंदर विद्यार्थियों कुल मिलाकर 3 प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं। कितनी ग्रंथियां? 3। उनके मैं नाम यहां पे लिख रहा हूं। पहली हाइपोथैलेमस, दूसरी विद्यार्थियों पीयूष ग्रंथि, और तीसरी विद्यार्थियों पिनियल ग्रंथि। स्थिति देखिएगा, पीयूष, पिनियल, हाइपोथैलेमस, नाम लिख रहा हूं, पिनियल, पीयूष, हाइपोथैलेमस। उसके बाद जस्ट हम नीचे आते हैं गले के अंदर। गले के अंदर विद्यार्थी यहाँ पे श्वास नली गुजरती है, आप जानते होंगे। यहाँ पर विद्यार्थी क्या गुजरती है, इस प्रकार से श्वास नली गुजरती है। तो इस श्वास नली के दोनों तरफ यूं विद्यार्थियों कौन सी ग्लैंड होती है? थायराइड। और इसी के पास में जस्ट के पास में विद्यार्थियों क्या होती है? नीचे की तरफ पैराथायराइड होती हैं। तो यहाँ पे हम 4 नंबर पे लिख देंगे थायराइड ग्रंथि, और 5 नंबर पे हम लिख देंगे पैराथायराइड ग्रंथि। अब विद्यार्थियों हम आगे चलते इसके नीचे। यहाँ पे विद्यार्थियों क्या होता है? यहाँ पे विद्यार्थियों क्या होता है? हार्ट होता है। यहाँ पे क्या होता है? हार्ट होता है। और इस हार्ट से ऊपर की तरफ क्या निकलती है? हार्ट के ऊपर की तरफ महाधमनी निकलती है। और इस महाधमनी के ऊपर की तरफ विद्यार्थियों यहाँ पर एक ग्रंथि पाई जाती है जिसे हम कहते हैं थाइमस ग्रंथि। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 6 नंबर में, ये मैंने 6 नंबर लगाया और नाम लिख दिया थाइमस ग्रंथि। फिर यहाँ पे 7 नंबर की बात करते हैं। जो ही विद्यार्थियों नीचे आते हैं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से आहार नाल आ रही है। आहार नाल यहाँ आके किस भाग में खुलती है? आमाशय वाले भाग में खुलती है यूं।
इस आमाशय वाले भाग के पास में जस्ट इस प्रकार की एक ग्रंथि होती है। इस ग्रंथि को अपन कहते हैं अग्नाशय ग्रंथि। विद्यार्थी इसका नाम क्या हो जाएगा? अग्नाशय ग्रंथि। नेक्स्ट बात करते हैं 8 नंबर की। तो विद्यार्थियों ये पीछे की तरफ यहाँ पे विद्यार्थियों क्या होती है? रीढ़ की हड्डी होती है, हम जानते हैं। रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ यहाँ पे विद्यार्थियों क्या होती है? किडनी होती है। और इस किडनी के ऊपर विद्यार्थियों एक जोड़ी अधिवृक्क पाए जाते हैं। और ये अधिवृक्क क्या है विद्यार्थियों? ये एक ग्लैंड है, ये एक ग्रंथि है। इसका नाम हो जाएगा अधिवृक्क, जो कि वृक्क के ऊपर की तरफ यानी कि किडनी के ऊपर की तरफ पाई जाती है। इसके नीचे बात करते हैं तो यहाँ पर महिलाओं में अलग होता है, पुरुषों में अलग होता है। अगर हम पुरुषों की बात करें तो यहाँ पर विद्यार्थियों होता है वृषण ग्रंथि, और महिलाओं में बात की जाए तो होती है अंडाशय ग्रंथि। ये दो जनन ग्रंथियां हैं, तो इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया 9 नंबर पे वृषण और 10 नंबर पे मैंने यहाँ पे लिख दिया अंडाशय। तो टोटल ग्लैंड विद्यार्थियों कितनी हो गई? 10 ग्लैंड हो गई, जिसको हम विद्यार्थियों अच्छे से पढ़ने का प्रयत्न करेंगे कि कौन सी ग्रंथि कौन सा हार्मोन सर्कुलेट करती है और उन हार्मोन्स का हमारे शरीर के अंदर क्या क्या महत्व रहता है। अगर हम बात करते हैं हाइपोथैलेमस की, तो इसको विद्यार्थियों मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं, मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि कहते हैं। दूसरा अगर हम बात करें पीयूष ग्रंथि की, तो पीयूष ग्रंथि को विद्यार्थियों मास्टर ग्रंथि कहते हैं। दोनों को मैं साथ में इसलिए ले रहा हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाए। पीयूष ग्रंथि को हमने क्या कहा? मास्टर ग्रंथि कहा। लेकिन हाइपोथैलेमस को क्या कहा? मास्टर ऑफ मास्टर का, यानी कि इस पीयूष का भी मास्टर। यानी कि हाइपोथैलेमस के द्वारा पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन को नियंत्रित किया जाता है। हाइपोथैलेमस के द्वारा पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन्स को नियंत्रित किया जाता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पीयूष ग्रंथि पर नियंत्रण रखने का कार्य कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। और यहाँ पर अगर हम हाइपोथैलेमस की बात करें तो इसके द्वारा 2 प्रकार के हार्मोन सर्कुलेट होते हैं, एक मोचक हार्मोन और एक होता है निरोधी हार्मोन। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऊपर की तरफ, इसके द्वारा 2 हार्मोन सर्कुलेट होते हैं, एक का नाम है मोचक हार्मोन और दूसरे का नाम है निरोधी हार्मोन। मोचक हार्मोन का मतलब है वह हार्मोन जो पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन्स को, मोचक हार्मोन से तात्पर्य है पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोनों को प्रेरित करना, और निरोधी हार्मोन्स का कार्य है पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोनों को रोकना। तो ये काम रहता है मोचक और निरोधी हार्मोन्स का, जो कि हाइपोथैलेमस ग्रंथि के द्वारा सर्कुलेट होते हैं। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारे शरीर के अंदर बाकी जितनी भी ग्रंथियां हैं, शरीर में बाकी जितनी भी ग्रंथियां हैं, उन ग्रंथियों पर नियंत्रण रखने का कार्य कौन करता है विद्यार्थियों? तो उन पर नियंत्रण रखने का कार्य करता है पीयूष ग्रंथि। तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड कहते हैं, जो हमारे शरीर के विभिन्न ग्रंथियों पर नियंत्रण रखने का वर्क करता है, कार्य करता है। अगर बात करें पीयूष ग्रंथि को, तो इसको भी हम 2 पार्ट के अंदर डिवाइड करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर ये पीयूष ग्रंथि की संरचना बनाई, ये आगे का पार्ट है, पीछे का पार्ट है, इसको कहते हैं अग्र पीयूष, इसको कहते हैं पक्ष पीयूष, इंग्लिश में इसको बोलते हैं एडिनोहाइपोसिस। इसको कहते हैं न्यूरोहाइपोसिस। अग्र पीयूष को हम कहते हैं एडिनोहाइपोसिस और पक्ष पीयूष को हम कहते हैं न्यूरोहाइपोसिस। तो ये 2 भाग हो जाते हैं विद्यार्थियों पीयूष ग्रंथि के। और पीयूष ग्रंथि के द्वारा कुछ हार्मोन सर्कुलेट होते हैं, उनके मैं यहाँ पे कुछ नाम लिख देता हूँ विद्यार्थियों। सबसे पहला हार्मोन इसके द्वारा सर्कुलेट होता है वृद्धि हार्मोन, इसके द्वारा स्रावित होता है ऑक्सीटोसिन, इसके द्वारा स्रावित होता है वैसोप्रोसिन, इसके द्वारा स्रावित होता है TSH, जिसे हम कहते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो बहुत सारे हार्मोन विद्यार्थियों
वृद्धि बहुत सारे हार्मोन पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित होते हैं, जो कि विभिन्न ग्रंथियों के द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन्स को क्या करता है, नियंत्रित करता है। तो ये तो बात होगी पीयूष ग्रंथि की। नेक्स्ट हम बात करते हैं पिनियल ग्रंथि की, जिसके द्वारा एक हार्मोन सर्कुलेट होता है जिसका नाम है मेलेटोनिन हार्मोन। मेलेटोनिन हार्मोन। एक क्वेश्चन पूछा जाता है विद्यार्थियों, हमारे शरीर के अंदर बायोलॉजिकल क्लॉक किसे कहा जाता है? जैविक घड़ी, बायोलॉजिकल क्लॉक। देन आप उत्तर दोगे मेलेटोनिन हार्मोन को हमारे शरीर के अंदर बायोलॉजिकल क्लॉक कहा जाता है, क्योंकि इसका कार्य क्या है? दैनिक लय का नियमन करना। नेक्स्ट थायराइड ग्रंथि की बात करते हैं, तो इसके द्वारा जो हार्मोन सर्कुलेट होता है उसका नाम है थायरोक्सिन हार्मोन। थायरोक्सिन हार्मोन, यह हार्मोन हमारे शरीर के अंदर आयोडीन की मात्रा को नियंत्रित करता है। अगर हमारे शरीर में थायरोक्सिन हार्मोन सही से स्रावित नहीं हो रहा है, इसका मतलब है हमारे शरीर में एक रोग हो जाएगा और उस रोग का नाम होगा घेंगा रोग। ये अगर ये सही तरीके से प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रहा है, देन हम कहेंगे कि हमारे शरीर के अंदर हमारे शरीर में रोग हो जाएगा जिसका नाम होगा घेंगा रोग। पैराथायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि जो होती हैं वो एक हार्मोन सर्कुलेट करती हैं जिसका नाम है पैराथायरोक्सिन। पैराथायरोक्सिन, ये पैराथायरोक्सिन जो हार्मोन है यह कैल्शियम व फास्फेट के स्तर को हमारे शरीर के अंदर क्या रखता है? नियंत्रित रखता है। पैराथायराइड के द्वारा पैराथायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है जिसका काम है हमारे शरीर के अंदर कैल्शियम और फास्फेट की मात्रा को नियंत्रित करना। नेक्स्ट हम बात करते हैं थाइमस ग्रंथि की, जो कि हमारे शरीर की हृदय और महाधमनी के जस्ट ऊपर की तरफ होता है। इसके द्वारा जो हार्मोन सर्कुलेट होता है उसका नाम है थाइमोसिन हार्मोन। एक्चुअल में जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, उनके अंदर ये थाइमोसिन ग्रंथि जो है, थाइमस ग्रंथि विद्यार्थियों, वो क्या होती हैं? ज़्यादा विकसित होती हैं। ज्यों-ज्यों बच्चे बड़े होते जाते हैं तो बच्चे बड़े होंगे त्यों-त्यों इस थाइमस ग्रंथि का आकार छोटा होता जाएगा और सिकुड़ के बिल्कुल छोटी हो जाएगी। अग्नाशय ग्रंथि हमारे शरीर के अंदर एक मिश्रित ग्रंथि के तौर पे कार्य करती है। हालांकि वृषण और अंडाशय भी एक मिश्रित ग्रंथि है, लेकिन यहाँ पे अग्नाशय भी एक मिश्रित ग्रंथि है जो अंतःस्रावी भी होती है और बहिस्रावी भी होती है। अंतःस्रावी का मतलब है ये हार्मोन का स्राव करेगी। बहिस्रावी का मतलब है इसके द्वारा एंजाइम सर्कुलेट होंगे। हार्मोन कौन कौन से होते हैं? तो एक होता है इंसुलिन हार्मोन और दूसरे का नाम है ग्लूकेगॉन हार्मोन। इंसुलिन व ग्लूकेगॉन हार्मोन, ये दो हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होते हैं? तो अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा स्रावित होने वाले ये अंतःस्रावी हार्मोन हैं। अगर हम बात करें एंजाइम्स की, तो हमारे शरीर के अंदर जब पाचन की प्रक्रिया होती है, जब हमारे शरीर के अंदर डाइजेशन होता है, उस कंडीशन के अंदर हमारे शरीर के अंदर अग्नाशय ग्रंथि विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स स्रावित करती हैं जो कि छोटी आंत के ग्रहणी भाग में भेजे जाते हैं। और इंसुलिन और ग्लूकेगॉन का कार्य है हमारे शरीर के अंदर शर्करा का नियमन रखना, शर्करा का नियमन करना। और इंसुलिन का जो प्रॉपर वर्क होता है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के अंदर चेंज करना, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के अंदर चेंज करने का कार्य कौन करता है? हमारे शरीर के अंदर इंसुलिन करता है। और उसके अपोजिट में ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में चेंज करने का वर्क कौन करता है? ग्लूकेगॉन करता है। इन केस अगर हमारे शरीर के अंदर इंसुलिन हार्मोन की क्या आएगी? कमी आ जाए। इंसुलिन हार्मोन की
अगर हमारे शरीर के अंदर कमी हो जाए तो हमारे शरीर में एक रोग हो जाता है जिसे हम कहते हैं डायबिटीज रोग या मधुमेह रोग। मधुमेह या डायबिटीज रोग हो जाता है किस अवस्था में? जब हमारे शरीर के अंदर इंसुलिन की मात्रा बहुत कम होती है। उस कंडीशन के अंदर ग्लूकोज ग्लाइकोजन में चेंज नहीं हो पाता है, जिसके कारण ग्लूकोज की मात्रा हमारे शरीर के अंदर बढ़ जाती है, और ये ग्लूकोज की मात्रा अगर बढ़ेगी तो मधुमेह रोग होना स्वाभाविक है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं अधिवृक्क ग्रंथि की, जो कि जस्ट किडनी यानी कि वृक्क के ऊपर की तरफ होती हैं। हमारे शरीर के अंदर एक जोड़ी अधिवृक्क ग्रंथि होती हैं, ग्रंथियां होती हैं। इसके द्वारा जो हार्मोन सर्कुलेट किए जाते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक एड्रीनलिन हार्मोन और एक होता है नॉर एड्रीनलिन हार्मोन। और इन हार्मोन्स को हम आपातकालीन हार्मोन कहते हैं। इनके द्वारा विद्यार्थियों जो हार्मोन स्रावित होते हैं उनको हम कहते हैं आपातकालीन हार्मोन। ये आपातकालीन हार्मोन हम इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे शरीर को आपातकालीन स्थिति के अंदर, आपातकाल के अंदर क्या करता है? रेडी करता है, तैयार करता है, जिससे कि हमारे सामने जो मुसीबत है उसके सामने हमारा शरीर खड़ा हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, हम फ्लाइट में उड़ रहे हैं, हमें बहुत डर लगता है, लेकिन उस कंडीशन में भी हमारा शरीर तैयार हो जाता है, रेडी हो जाता है, बिकॉज उस कंडीशन के अंदर एड्रेनलिन हार्मोन जो है वो ज्यादा सर्कुलेट होता है। बाई चांस हमारे सामने शेर आ जाए तो कंडीशन के अंदर भी हमारा शरीर रेडी रहता है, बिकॉज उस कंडीशन के अंदर भी हमारे शरीर के अंदर एड्रेनलिन हार्मोन जो है वो ज्यादा सर्कुलेट होता है। तो इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हो, अधिवृक्क के द्वारा एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन हार्मोन स्रावित होते हैं, जो कि आपातकालीन हार्मोन कहलाते हैं। हमारे शरीर के अंदर आपातकालीन परिस्थितियों के अंदर हमारे शरीर को क्या करते हैं? तैयार करते हैं, रेडी करते हैं। बात करें वृषण की और अंडाशय की, तो विद्यार्थियों ये दोनों हमारे शरीर के अंदर कैसी ग्लैंड्स हैं? तो ये दोनों हमारे शरीर के अंदर जनन ग्रंथियां कहलाती हैं। ये हमारे शरीर के अंदर रिप्रोडक्शन ग्लैंड्स के नाम से बताई जाती हैं। अगर बात करें वृषण की, तो वृषण के द्वारा दो प्रकार के कार्य संपादित होते हैं। पहला, इसके द्वारा एक हार्मोन सर्कुलेट होता है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो कि एक नर हार्मोन है, नर के अंदर लैंगिक लक्षणों का विकास करता है, नर के अंदर लैंगिक अंगों का विकास करने का कार्य करता है। इसके अतिरिक्त वृषण का कार्य हमारे शरीर के अंदर स्पर्म का निर्माण करना यानी कि शुक्राणुओं का निर्माण करने का कार्य भी कौन करता है? वृषण करता है। ये दोहरा कार्य, इसलिए इसको भी विद्यार्थियों क्या कहा जाता है? एक मिश्रित ग्लैंड कहा जाता है। बात करें अंडाशय की, तो अंडाशय के द्वारा अंडाणु का निर्माण होता है, और दूसरे केस के अंदर इसके द्वारा दो टाइप के हार्मोन विद्यार्थियों सर्कुलेट होते हैं, जो मैं आपको कल की क्लास में आपको बता चुका हूं। एक होता है एस्ट्रोजन और एक होता है प्रोजेस्टेरोन, जो कि मादा के अंदर लैंगिक लक्षणों का विकास करता है, मासिक धर्म को नियंत्रित करता है और लैंगिक अंगों का विकास करता है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों आपने 10 प्रकार की ग्रंथियों को समझा, जिसके द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन और उनके कार्यों को समझा अच्छे से। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। लगातार जुड़ने